ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग नए हैं मैं बता दूं, ये जो प्रैक्टिस बैच है ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। यानी अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होने वाला है। इस बैच में हम जितने भी आपके आईटीआई के एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। चाहे वो डीआरडीओ का आपका एग्जाम होने वाला हो टेक्नीशियन का, या डीआरडीओ के अलावा आपका रेलवे में लोको पायलट का एग्जाम हो, या फिर यूपी आर्मिल में टीजी2 का एग्जाम होने वाला है, या यूपी पीसीएल टीजी2 का जो एग्जाम होता है यानी जितने भी एग्जाम आपके आईटीआई के बाद होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम आपके इस प्रैक्टिस बैच से कवर होंगे। इस प्रैक्टिस बैच में हम कल से सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आज तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कल से जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट वाइज होंगे और हम पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक से लेंगे। इस प्रैक्टिस बैच में मैं रहूंगा टीचर के तौर पे और इसके अलावा और भी एक आध टीचर रहेंगे। इसकी जो वैलिडिटी होगी इस कोर्स की पूरे 1 साल तक होगी। इसकी क्लासेज आपकी 1 से 1.5 घंटे चलेंगी हर दिन। इसकी क्लासेज 1 से 1.5 घंटे चलेंगी और इस बैच से आप टेक्निकल का जो पूरा हिस्सा है उन पूरे हिस्से की तैयारी कर सकते हो। इसमें नॉन टेक्निकल हिस्सा नहीं रहेगा कि एप्टीट्यूड रीजनिंग भी कराई जाए, वो नहीं रहेगा, केवल टेक्निकल हिस्सा रहेगा। यानी आप लोको पायलट का जो एग्जाम होता है सेकंड स्टेज का ट्रेड वाला हिस्सा, उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। हरियाणा में वैकेंसी आती है, बिहार में, राजस्थान में लाइनमैन वगैरह की, उन सारे एग्जाम के लिए बैच आपका सुटेबल रहेगा। वैलिडिटी इसकी 1 साल। कोर्स की फीस लिमिटेड सीट्स के लिए 999। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। ये कोर्स चल कहां पे रहा है? ये कोर्स चल रहा है आपका करियरविल ऐप पे। कहां चल रहा है ये कोर्स? करियरविल ऐप पे। आप करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ऐप में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करेंगे तो सबसे नीचे आपको एक लाइव क्लास का ऑप्शन दिखेगा। किसका ऑप्शन दिखेगा? लाइव क्लास का। लाइव क्लास के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो कई सारे एग्जाम का नाम ऊपर दिखेगा, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, एसएससी। उसमें एक सेक्शन आपको दिखेगा जेई एंड आईटीआई एग्जाम का। जब आप इस जेई एंड आईटीआई एग्जाम के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको टेक्निकल के जितने भी बैचेज चल रहे हैं वो सारे के सारे बैचेज दिखेंगे। चाहे वो जेई का बैच हो, चाहे वो आईटीआई का बैच हो, चाहे प्रैक्टिस बैच हो, वो सारे के सारे टेक्निकल के बैचेज दिखेंगे। तो यहाँ पे जा करके आप अपने बैच पे क्लिक करके उस बैच की इंट्रोडक्टरी वीडियो देख करके बैच की सारी इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं और वहीं से आप एडमिशन भी ले सकते हैं। मैं बात करूं तो जेई के जो बैचेज चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के चल रहे हैं। और आईटीआई के जो बैचेज चल रहे हैं वो एक फिटर ट्रेड का बैच चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बैच चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का बैच चल रहा है। इन तीनों ट्रेड का बैच थ्योरी का चल रहा है। प्रैक्टिस बैच की मैं बात करूं तो जेई इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट हो चुका है और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट हो चुका है। यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का एक थ्योरी बैच है, एक प्रैक्टिस बैच है, और जेई इलेक्ट्रिकल का एक थ्योरी और एक प्रैक्टिस बैच है। बाकी जितनी ब्रांचेज हैं सबके लिए थ्योरी का बैच आपका चल रहा है। ठीक है। और बाकी आईटीआई के जो ट्रेड हैं जैसे आरएसी है या मोटर व्हीकल है तो हो सकता है उसका भी बैच फ्यूचर में आए। तो जब आएगा तो उसका अपडेट आपको दिया जाएगा, हो सकता है 10-15 दिन में आए। अभी फिलहाल जितने बैचेज चल रहे हैं मैंने आपको उसकी खबर दे दी। तो आप ऐप खोलोगे, लाइव क्लास पे क्लिक करोगे आप तो जेई और आईटीआई एग्जाम के सेक्शन पे आप जाओगे तो वहां पे आपको बैच दिखेगा। वहां जाकर के बैच में सबसे पहले इंट्रो की वीडियो देखना। इंट्रो वीडियो में बैच की सारी जानकारी दी हुई होती है, वहां से आपके सारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाती हैं। तो आप इंट्रो वीडियो देखना, उसके बाद आप एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं। और अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई इशू है, कोई इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। शुरू करें आज के सवालों का सिलसिला। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने आने वाला है। और कोई क्वेरी है आपकी तो आप बताइए। आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट आपका है तो। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ प्रदीप, रोशन, जूही, अक्षरदीप जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हिसाब से है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रैक्टिस के हिसाब से। तो आइए इन सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला सवाल है आपका ये, द फेज डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कोसाइन ऑफ ए गिवन वेव फॉर्म। कोई साइन की वेव फॉर्म है, कोई कॉस की वेव फॉर्म है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? बोलो, अरे बोलो, फेज डिफरेंस कितना होगा? द फेज डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कोसाइन वेव फॉर्म इज साइन और कोसाइन, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? साइन और कोसाइन के बीच में फेज डिफरेंस बताना है आपको। देखो, अगर हम मान लें कि एक वेव फॉर्म साइन की है, V1 जो है ऐसे है, मान लीजिए Vm साइन ओमेगा टी करके है ये, और दूसरी वेव फॉर्म जो है V2, उसको हमने मान लिया Vm कॉस ओमेगा टी। या अगर आप Vm को ना लिखो, केवल साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख लो। अगर आपको लगता है कि एक वेव को मान लो V1 साइन ओमेगा टी, अगर आप Vm से दिक्कत हो रही है तो, और V2 को मान लो कॉस ओमेगा टी। आपसे पूछा है साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा फेज डिफरेंस साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के बीच में? देखो, वैसे तो ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, लेकिन ग्राफ से समझने के लिए आपको ग्राफ आना चाहिए। हम मैथमेटिकली इसको इक्वेशन से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो? अगर हम गणित में कहें तो कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस ओमेगा टी। होता कि नहीं होता है? साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो मैं इस कॉस थीटा को लिख सकता हूं साइन 90 प्लस ओमेगा टी। मैं इस कॉस थीटा को लिख सकता हूं साइन 90 प्लस ओमेगा टी। लिख सकता हूं कि नहीं? साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है, कौन? ये है, और दूसरी इक्वेशन ये है। इसको देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, V2 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, चाहे ओमेगा टी प्लस 90, बात एक ही है। अब जरा कंपेयर करिए, आप कंपेयर करिए, कंपैरिजन। साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी प्लस 90, देख के क्या लग रहा है? यहां केवल साइन ओमेगा टी है, यहां साइन ओमेगा टी प्लस 90 है, यानी V1 की तुलना में V2 में प्लस 90 डिग्री जुड़ रहा है। V1 की तुलना में V2 में प्लस 90 डिग्री जुड़ रहा है। इसका मतलब V2 V1 से लीड कर रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब V2 V1 से लीड कर रहा है 90 डिग्री, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके ओमेगा टी और यहां भी ओमेगा टी प्लस 90 है, यहां ओमेगा टी अकेला, यहां ओमेगा टी प्लस 90 है। साइन ओमेगा टी को आपने V1 माना, कॉस ओमेगा टी को आपने V2 माना। हमने देखा कि V1 की तुलना में जो V2 है, इसमें ओमेगा टी प्लस 90 है, यहां केवल ओमेगा टी, यहां ओमेगा टी प्लस 90, यानी V2 V1 से 90 डिग्री लीड 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 कर रहा है। क्या लिखूं, बोलूंगा मैं? V2 लीड कर रहा है V1 से कितना डिग्री? 90 डिग्री। V2 लीड कर रहा है V1 से 90 डिग्री, और V2 है क्या? V2 है cos ओमेगा टी, और V1 क्या है? sin ओमेगा टी। यानी इसका मतलब यह है cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी से 90 डिग्री लीड करता है। cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी से 90 डिग्री लीड करता है। तो मैं लिख दूं, तो आपको याद रखना है क्या? पहला, cos ओमेगा टी 90 डिग्री लीड करता है
साइन ओमेगा टी से या साइन थीटा से। साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को आप कॉस थीटा भी लिख सकते हो ऐसे। कॉस ओमेगा टी को आप चाहो तो केवल कॉस थीटा लिख दो। कॉस थीटा 90 डिग्री लीड करता है साइन थीटा से। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा सेम फेज में नहीं होते हैं ना, दोनों में फेज डिफरेंस होता है। कितना? 90 डिग्री का। इक्वेशन मैंने लिखा, देखो। अगर हम V1 मान लें किसको? साइन थीटा को, और V2 मान लें हम कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा को हमने कैसे लिखा? कॉस थीटा को हमने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 90, यानी अगर साइन थीटा है ओमेगा टी तो साइन थीटा प्लस 90 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 90, यानी ये है साइन थीटा, यह है साइन थीटा प्लस 90। देख के क्या लग रहा है आपको? इसको देखो और इसको देखो, इसको देख के क्या लग रहा है? साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में जो फेज डिफरेंस वो कितना है? 90 डिग्री, है कि नहीं? ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी प्लस 90, कितना फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो आपसे सवाल क्या क्या बन सकता है? पहला सवाल ये बन सकता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा या साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, कालांतर कितना है? तो आप बोलोगे साइन थीटा और कॉस थीटा में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। पहला सवाल जो कि पूछा गया है, ये तो पूछा गया सवाल कि साइन और कॉस के बीच में, साइन और कॉस के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? तो 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। पहला सवाल तो ये आ सकता है। दूसरा सवाल और थोड़ा सा टफ बनाना चाहेगा तो ये पूछ लेगा कि अच्छा साइन थीटा और कॉस थीटा में कौन लीड करता है और कौन लैग करता है। तो आपने देखा साइन थीटा और कॉस थीटा में ये है साइन थीटा, कॉस थीटा को आपने ऐसे लिखा, यानी कॉस थीटा को आपने ऐसे लिखा है, मींस कॉस थीटा जो है वो साइन से लीड करता है 90 डिग्री। कॉस थीटा लीड करता है 90 डिग्री किससे? साइन थीटा से। कॉस थीटा लीड्स 90 डिग्री बाई साइन थीटा। कॉस थीटा लीड्स 90 डिग्री बाई साइन थीटा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा से 90 डिग्री लीड करता है। बोलो कोई दिक्कत? तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री आ गया। ये तो समझ में आया ना? ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को ही मैंने ऐसे लिखा है, लिख दिया V2 लीड कर रहा है V1 से, और V2 क्या है? कॉस थीटा, V1 क्या? साइन थीटा, यानी ये कि कॉस ओमेगा टी 90 डिग्री लीड करता है साइन ओमेगा टी से। अगर V1 को साइन थीटा लिखा, V2 को कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को आपने ऐसे लिखा। अब देख लो इन दोनों को, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। आप में से कुछ लोगों ने बोला है 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे होगा भाई? 0 डिग्री कैसे होगा? 0 डिग्री तब होता जब यहां दोनों सेम होता। जैसे ऐसे अगर कहीं लिखा हो, जो देखो अगर ऐसे कहीं लिखा हो V1 बराबर 10 साइन ओमेगा टी और V2 लिखा हो 20 साइन ओमेगा टी। अब दोनों साइन, यहां भी साइन यहां भी साइन, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। यहां भी साइन यहां भी साइन, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है कि नहीं भाई? यहां ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी, यहां भी साइन यहां भी साइन। लेकिन अगर यहां साइन है यहां कॉस है, अलग अलग है, तो पहले दोनों को एक जैसा करो। दोनों को पहले एक जैसा करो, यहां भी साइन तो यहां भी साइन बनाओ, या यहां भी कॉस यहां भी कॉस बनाओ। जब दोनों कॉस का से दोनों साइन साइन हो, फिर इसको देखो आप। इस सवाल में कोई डाउट है? बोलो। प्रदीप, आशीष, रोशन, कोई डाउट है इस सवाल में? आपको लगा अच्छा यहां साइन है यहां कॉस है यहां ओमेगा टी 0 डिग्री बोल दिया। अरे कंपैरिजन तब करोगे जब दोनों को साइन के रूप में बना लो या दोनों को कॉस के रूप में बना लो, इसलिए मैंने ऐसा किया। अदरवाइज साइन और कॉस का क्या कंपैरिजन? कॉस को पहले हमने साइन के रूप में बदला, अब ये भी साइन ये भी साइन, ठीक? साइन साइन, यहां थीटा प्लस 90, ये साइन हो गया, ये थीटा प्लस 90, थीटा प्लस 90 है, यानी ये 90 डिग्री लीड कर रहा है इससे, ये 90 डिग्री लीड कर रहा है इससे, यानी कॉस थीटा लीड कर रहा है 90 डिग्री साइन थीटा से। क्लियर है? ये सवाल
था तो आसान था, आपको रटा होना चाहिए, मैंने नोट करके इसलिए लिख दिया, ये नोट करके, ये नोट इसीलिए लिखा गया है। कहां लिखा गया है नोट? ये नोट, तीनों नोट आपको याद रहना चाहिए, याद रहेगा? चलो इसका आंसर बताओ। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में होती है? करंट के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, या चार्ज के रूप में? ये बताइए, इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है वो किस रूप में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, या मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, या करंट के रूप में, या चार्ज के रूप में? टेल मी, जवाब दो इसका। एक प्रेरक में ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित हो जाती है? किसके रूप में, किसके रूप में? देखो, इंडक्टर जो होता है, प्रेरक, यह मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, एनर्जी स्टोर करता है, यह मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। और एनर्जी स्टोर का फार्मूला आप तो जानते ही हो। अगर कोई इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस दे रखा है, उसकी करंट दे रखी है, तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होगा? ये जो एनर्जी स्टोर करेगा उसका फार्मूला होगा 1/2 L × I², 1/2 Li², जहां L इस इंडक्टर का प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस है, और I इस पे बहने वाली करंट है। बोलिए, कोई डाउट इसमें? जहां I इसमें बहने वाली करंट है और L इसका इंडक्टेंस है। इंडक्टर ये ऊर्जा संग्रहित करता है, जूल में हो जाएगा ये, जूल। यह मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर। और जो कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। कैपेसिटर भी तो एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। और कैपेसिटर के द्वारा स्टोर एनर्जी क्या होती है? अगर कोई कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज V है, इसकी धारिता C है, और चार्ज Q है, चार्ज Q है इसके ऊपर, तो अगर चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, तो एनर्जी जो स्टोर करता है कैपेसिटर वो होती है हाफ Q × V, और दूसरा फार्मूला होता है हाफ CV², और अगला होता है हाफ Q²/C। ये फार्मूला हो जाएगा आपका। एक बटे दो Q × V, V जहां वोल्टेज है, Q क्या है कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज, 1/2 CV², C क्या है कैपेसिटर की धारिता, कैपेसिटेंस, V क्या है वोल्टेज, 1/2 Q²/C, क्या Q क्या है कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज, आवेश, और C है धारिता। तो ये कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर किस रूप में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। और इंडक्टर, इंडक्टर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो सवाल है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर इज इन विच फॉर्म? तो आप बोलोगे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतना? ये सवाल क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है? तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ, 10 फेरों वाले एक परिनालिका का प्रेरकत्व तो 5 मिली हेनरी है। यदि टर्न्स की संख्या और लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो कुंडली का प्रेरकत्व तो कितना हो जाएगा? यह है सवाल कि द इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड ऑफ 10 टर्न, द
inductance of a solenoid of 10 turn is 5 millihenry. If the number of turn is doubled and the length is also doubled, then the inductance of coil will be. इस सवाल को देखिए और इसका आंसर निकालिए, बोलो। इसका आंसर बताओ सभी लोग। देखो, सॉलिनॉइड का मतलब है परिनालिका। एक सॉलिनॉइड है कोई। सॉलिनॉइड क्या होता है? अगर कोई एक सीधा वायर ले लो, क्या ले लो? एक सीधा वायर ले लो और उसको टर्न के रूप में ऐसे घुमा दो तो सॉलिनॉइड बन जाता है। कोई सीधा तार लो और उसको ऐसे 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 घुमा दो तो फिर ये बन जाता है सॉलिनॉइड। ठीक है। अगर इस सॉलिनॉइड या इस परिनालिका में टर्न की संख्या यानी घुमावों की संख्या n है, इसमें बहने वाली करंट I है, इसकी लंबाई L है, तो इसके लिए जो इंडक्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है म्यू n स्क्वायर A अपान L। ये फार्मूला होता है इंडक्टेंस का, जहां L क्या है? लंबाई। किसकी लंबाई? इस क्वाइल की। n क्या है? टर्न की संख्या, कितने टर्न है, घुमावों की संख्या कितनी है, n। I क्या है? करंट, इस क्वाइल में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, वो है I। और म्यू क्या है? म्यू है परमीएबिलिटी। म्यू है परमीएबिलिटी, चुंबकशीलता। परमीबिलिटी चुंबकशीलता। चुंबकशीलता ये बताती है कि किसी भी मटेरियल से मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी आसानी से पास हो जाता है। तो ये फार्मूला है। और L है आपका इंडक्टेंस। L क्या है? L तो इंडक्टेंस है, आप जानते ही हो। L इज इंडक्टेंस। ठीक है। किसी सॉलिनॉइड के लिए L का फार्मूला होता है म्यू n स्क्वायर A अपन L। L A एरिया है। A क्या है? A है एरिया, क्षेत्रफल। A है क्षेत्रफल, एरिया। L है लंबाई, लेंथ। N है टर्न, म्यू है परमीबिलिटी, L है इंडक्टेंस, प्रेरकत्व। L क्या है? प्रेरकत्व है। आपसे सवाल में क्या क्या दिया गया है कि द इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड ऑफ 10 टर्न, यानी टर्न की संख्या पहले दे रखी है, मान लीजिए कितना? 10। 10 टर्न इज 5 मिली हेनरी, और पहले इंडक्टेंस जो है वो 5 मिली हेनरी दे रखा है। यानी पहले जो टर्न है वो कितने हैं? 10, और इंडक्टेंस है 5 मिली हेनरी। इफ द नंबर ऑफ टर्न इज डबल्ड, यानी टर्न की संख्या को डबल कर दिया जाए, एंड द लेंथ इज आल्सो डबल्ड, और लंबाई को भी डबल कर दें, यानी अगर टर्न की संख्या और लंबाई दोनों को दुगनी कर दिया जाए तो कुंडली का प्रेरकत्व कितना होगा? तो टर्न की संख्या जो N1 थी, इसको क्या कर दिया जाए? डबल, यानी 20। लंबाई को क्या कर दिया गया? दोगुनी कर दिया। लंबाई नहीं दे रखी है तो पहले की लंबाई को L1 मान लो। अगर L1 को मैं L कह दूं तो बाद की लंबाई क्या होगी? L2 2L। अगर मैं पहले की लंबाई को L1 मान लूं जो कि L के बराबर है, तो बाद की लंबाई L2 2L हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लंबाई को भी दुगना कर दिया। टर्न की संख्या जो 10 थी उसको 20 कर दिया। लंबाई को मान लिया पहले L थी तो 2L कर दिया। इंडक्टेंस पहले 5 मिली हेनरी है। अब इंडक्टेंस बता दीजिए आप कितना होगा, यही सवाल है हमारा। सवाल समझ में आया कि नहीं? आपको इंडक्टेंस बताना है, बाद में कितना हो जाएगा। क्या क्या दे रखा है? टर्न की संख्या पहले 10 थी, अब 20 हो गई। लंबाई पहले L थी, अब लंबाई 2L यानी दोगुनी हो गई। इंडक्टेंस पहले 5 मिली हेनरी था, अब इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो लगाओ फार्मूला। देखो, रेडियस के बारे में कोई चेंज किया गया क्या? डायमीटर या रेडियस? क्या क्वाइल की त्रिज्या के बारे में कोई छेड़छाड़ की गई है? त्रिज्या नहीं। तो अगर त्रिज्या के बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, ये फार्मूला लिखा है मैंने, यहां से आप क्या लिख सकते हो?
एल जो होगा, म्यू के बारे में कोई खबर नहीं, म्यू कांस्टेंट। एरिया के बारे में कोई खबर नहीं, एरिया भी कांस्टेंट। म्यू के बारे में कोई खबर दे रखी है क्या? नहीं, कांस्टेंट। एरिया के बारे में कोई खबर दे रखी है? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस को अगर आर मान लें, क्वाइल की जो रेडियस है टर्न की रेडियस को आर मान लें, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? लेकिन रेडियस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो एरिया कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट। बदल क्या रहा है? एन स्क्वायर और एल। तो आप लिखोगे एल समानुपाती एन स्क्वायर अपान एल, यही तो होगा। अगर हम इसको क्या मान लें, चलो यहां से आप क्या कर दो, L1 निकालो आप पहले। L1 क्या होगा? L1 को हमने लिख दिया K इंटू एन स्क्वायर अपान एल। तो और L2 क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा कोई दूसरा कांस्टेंट K, और टर्न को n, पहले टर्न n था, आप इसको पहले L2 बराबर हो जाएगा, K कांस्टेंट रहने दो, वही टर्न कितना है पहले n, और बाद में टर्न कितना हो गया है? पहले टर्न 10 था, अब टर्न 20 हो गया। तो आप ऐसा करो, डिवाइड करके सॉल्व कर लो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखो, पहले टर्न की संख्या हम रख देते हैं, पहले टर्न L1 ही निकाल लो पहले। L1 कितना होगा? K, n आपका दे रखा है 10 और लंबाई है 5 मिली हेनरी, सॉरी इंडक्टेंस 5 मिली, लंबाई L है। चलिए टर्न्स 10 हैं, तो टर्न को 10 रख दो, तो 10 का स्क्वायर कर दो, और लंबाई को L मान लिया। कोई दिक्कत? एक इक्वेशन ही बन गई। दूसरा जो इंडक्टेंस होगा L2, बाद में उसको क्या लिखोगे आप? भाई L समानुपाती ये है, तो L2 हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? K, और टर्न का स्क्वायर बटे लेंथ, जैसे L1 ऐसे L2, बस K तो कांस्टेंट है। टर्न का स्क्वायर, पहले टर्न कितने थे? पहले टर्न थे 10, अब टर्न हो गए 20, तो 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर था पहले, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कर दो, तो 20 का स्क्वायर बटे लेंथ क्या हुई है? लंबाई पहले L थी, अब 2L, लंबाई दोगुनी हो गई है, यानी पहले लंबाई L थी तो अब लंबाई 2L हो गई है। ये यानी जो टर्न पहले 10 था वही टर्न 20 हो गया, जो लंबाई L थी वो लंबाई 2L हो गई। K तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट K ही है। L1 L2 निकाल दिया, अब यहां से भाग दे दो L1 और L2 को। L1 बटे L2 क्या हो जाएगा? इसको इससे भाग दो तो क्या होगा? K n स्क्वायर बटे L भागे K इंटू 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, तो 400 K बटे 2L, तो यहां से L1 बटे L2 बराबर K n स्क्वायर अपान L इंटू 2L अपान 400 K से K कट गया, n स्क्वायर कहां से आ गया भाई? n की जगह पे 10 है ना, ये 10 है, यहां पे ये 10 है। ये L1 की जगह पे क्या लिखना? K इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 है ना, तो 100 K लिख दो अपान L, ये है 10 का स्क्वायर 100 K अपान L, L1 है, और L2 20 का स्क्वायर 400 K बटे 2L, अभी हो गया 100 K बटे L, और ये भागे को गुणा करोगे 2L ऊपर 400 नीचे आ जाएगा, K से K कैंसिल, 100 से 400 कैंसिल, कितना हो गया? 4, और L से L कैंसिल, और इसको काट दो, तो L1 बटे L2 हो जाएगा 1 बटे 2, यहां से L2 हो जाएगा आपका 2L1, L2 हो जाएगा 2L1, L2 2L1 हो गया, यानी बाद में जो इंडक्टेंस है वो पहले का दोगुना है। ये समझ में आया? बाद का इंडक्टेंस पहले का दोगुना है, और पहले का इंडक्टेंस कितना है? 5 मिली हेनरी। तो पहले का अगर 5 मिली हेनरी है तो बाद वाला कितना हो जाएगा? बाद वाला हो जाएगा 2 गुणे 5, दैट इज 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी। बोलिए इसमें कोई डाउट है तो? कोई डाउट है इसमें तो बताओ। एक तो हमने बहुत लंबे तरीके से किया, एक एक चीज को बताते हुए समझाते हुए। अभी हम इसको छोटे से 1-2 लाइन में भी करने की कोशिश करते हैं, आप समझना चाहोगे तो समझ जाओगे। हमने पहले क्या किया?
हमें पता है एरिया और म्यू कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया क्यों कांस्टेंट, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। म्यू कांस्टेंट है, एन स्क्वायर अपन एल लिया, पहले L1 बराबर के एन स्क्वायर एल रख दिया, पहले टर्न 10 था, लंबाई एल मान लिया, बाद में इंडक्टेंस क्या लिया, टर्न जो 10 था अब वो टर्न डबल हो गया, 20 रख दिया, लंबाई को 2L कर दिया। अब एक L1 मिल गया, एक L2 मिल गया, L1 को L2 से भाग दे दिया, L1 को L2 से भाग दे दिया, तो ये समीकरण मिला L2 बराबर 2L1, और फिर L1 का मान 5 मिली हेनरी दे रखा था, रख के रख सॉल्व कर लिया 10 मिली हेनरी। क्लियर है प्रदीप? इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई संदेह है किसी को तो बताइए। या अगर आप ऐसे इसको करना चाहो थोड़ा सा और जल्दी, मतलब आपको लग रहा है कि इतना लंबा नहीं करना है हमको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स में आपके हाथ साफ होने चाहिए। हमको पता है इंडक्टेंस का फार्मूला L होता है म्यू एन स्क्वायर इंटू ए अपान एल। तो हमको पता है म्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ए के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, छेड़छाड़ नंबर ऑफ टर्न और लेंथ के साथ की गई, यानी L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपान एल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसको पहले L1 नाम दे दिया, L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई एल, ये नाम दे दिया L1, पहले नंबर ऑफ टर्न n मान लिया, लंबाई L है तो L1 ही हो गया। और बाद में जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, बाद में इंडक्टेंस, पहले इंडक्टेंस को हमने L1 नाम दे दिया, नंबर ऑफ टर्न n और लंबाई L, बाद में इंडक्टेंस टर्न को 10 से क्या किया गया, 20, यानी टर्न को दोगुना कर दिया गया, तो आप n के जगह पे क्या कर दो 2n, n की जगह पे 2n, तो 2n का स्क्वायर कर दो, टर्न को दोगुना कर दिया गया ना, 10 से क्या कर दिया 20, और लंबाई, लंबाई पहले L थी तो अब 2L कर दी गई, लंबाई को भी दोगुना कर दिया गया, तो L की जगह पे 2L कर दो, L की जगह पे 2L, बाद में लंबाई 2L और टर्न 2n। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो L2 समानुपाती आएगा, देखो 2n का स्क्वायर करोगे तो 4n स्क्वायर आएगा, 4n स्क्वायर बटे ये 2L हो जाएगा नीचे का 2L, अब ये इससे कट गया, कितना हो गया 2, तो L2 समानुपाती हो गया 2 इंटू एन स्क्वायर अपान एल। अब एन स्क्वायर अपान एल को आप L1 लिख सकते हो, इसको एन स्क्वायर अपान एल को L1 लिख सकते हैं, ये L1 है, यानी एक तरीके से जो L2 है ये समानुपाती है 2L1 के, यानी एक तरीके से L2 जो है L1 का दोगुना है, L2 क्या है L1 का दोगुना, तो अगर L1 5 मिली हेनरी है तो L2 इसका दोगुना यानी 10 मिली हेनरी होगा। ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। आया कि नहीं आया? एन स्क्वायर बाई एल को L1 लिख दिया, L1 लिख दिया, तो L2 क्या है 2L1 के बराबर एक तरीके से, तो L1 का जो मान है उसका डबल होगा L2, L1 का मान 5 मिली हेनरी है तो L2 इसका डबल यानी 10 मिली हेनरी हो जाएगा। नहीं आया? ऐसे भी कर सकते हो, ये तरीका भी बिल्कुल सही है। जो पहले किया था थोड़ा लंबा, सारी चीजों के करके डिवाइड डिवाइड करके किया था, ये थोड़ा लंबा था। आप ऐसे ही कर लेना, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लास इज, जो ग्लास होती है उसका मेन अवयव क्या है, मेनली किससे मिलके बना होता है, मुख्यतः किस चीज से मिलके ग्लास बना होता है, यह सवाल है। मुख्यतः किस चीज से मिलके ग्लास बना होता है, यह है मेरा सवाल। तो ग्लास जो होता है मुख्यतः किससे बना होता है, ग्लास मुख्यतः SiO2, इसका क्या नाम है, इसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड
या सिलिका सैंड भी बोल देते हैं, सिलिका सैंड या सिलिका से मिलकर बना होता है। SiO2। ना 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 ना, ये नहीं है बेरियम वगैरह, नहीं है बोरान, नहीं, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या इसे ही सिलिका या सिलिका सैंड बोल देते हैं हम। मुख्यतः जो सिलिका सैंड होती है, पहले उसको क्या करते हैं, पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद फिर उसको ठंडा करके कूल करके ग्लास वगैरह बनाते हैं। सिलिका सैंड को पहले पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, और पिघलाने के बाद उसको कूल करके ठंडा करके ग्लास बनाया जाता है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लासेज, मतलब ग्लास का मुख्य अवयव क्या है, मतलब मुख्यतः किससे मिलके ग्लास बना होता है, तो आप बोलेंगे सिलिका सैंड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। SI सिलिकॉन, दो मतलब डाई, ओ मतलब ऑक्साइड, SI सिलिकॉन, दो मतलब डाई, ओ मतलब ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका सैंड से मिलकर मुख्यतः ग्लास बना होता है। क्लियर है? ये होगा उत्तर, याद रखना है आपको ये सब। अगला है रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता उल्टा, चुंबकशीलता का उल्टा क्या होगा, क्या होगा बोलो। देखो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का उल्टा होता है, यानी ये रेसिप्रोकल मतलब 1/, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का उल्टा ये है 1/, क्या होता है ये होता है रिलक्टिविटी, रिलक्टिविटी, रिलक्टिविटी होती है ये। रिलक्टिविटी, 1/, परमिएबिलिटी को रिलक्टिविटी बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी तो आप जानते हो म्यू से व्यक्त करते हैं, परमिएबिलिटी तो जानते हो ना आप, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को तो आप जानते हो, चुंबकशीलता, इसको म्यू से व्यक्त करते हैं, किससे, म्यू से व्यक्त करते हैं। यूनिट क्या होती है परमिएबिलिटी की, यूनिट इसकी होती है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर परमिएबिलिटी की यूनिट होती है। तो रिलेक्टिविटी की क्या हो जाएगी, परमिएबिलिटी की यूनिट है उसको पलट दो, तो अगर परमिएबिलिटी की हेनरी पर मीटर है तो इसकी हो जाएगी मीटर बटे हेनरी, तो क्या हो जाएगी, मीटर बटे हेनरी, या चाहो तो हेनरी को ऊपर ले आके लिख दो मीटर इंटू हेनरी इनवर्स। मीटर बटे हेनरी को क्या लिख सकते हो, हेनरी को नीचे से ऊपर ले आए तो लिख सकते हैं मीटर इंटू हेनरी इनवर्स। तो रिलेक्टिविटी का ये मात्रक हो गया, परमिएबिलिटी का मात्रक हेनरी पर मीटर है। परमिएबिलिटी ये बताती है कि किसी भी मटेरियल से कितनी आसानी से चुंबकीय फ्लक्स या कितने मुश्किल से चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है। अगर किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस मटेरियल से बहुत आसानी से फ्लक्स गुजर जाएगा, और अगर किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी कम है तो उस मटेरियल से फ्लक्स आसानी से नहीं गुजर पाएगा। तो परमिएबिलिटी यह बताती है कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय फ्लक्स कितनी आसानी से गुजर पाएगा। अगर बहुत आसानी से गुजर पाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मटेरियल से, तो उसकी परमिएबिलिटी हाई है, आसानी से नहीं गुजर पा रहा है तो परमिएबिलिटी लो है। परमिएबिलिटी का उल्टा है रिलेक्टिविटी, याद रखना है आपको, ये याद रहेगा। अरे बोलो, ये है सवाल, 80% निकिल 20% क्रोमियम को क्या बोलते हैं। निकिल और क्रोमियम को मिला देंगे आप तो नाइक्रोम, NiCH4। देखो ये Ni है निकिल, और ये हो गया क्रोमियम से ले लिया गया इतना क्रोम, नाइक्रोम, Ni निकिल, और फिर CHRO क्रोमियम से, ये है कि नहीं, नाम से ही तो पता चल रहा है नाइक्रोम किससे किससे मिलके बना है। नाइक्रोम में निकिल है, अच्छा, और क्रोमियम है,
CHROM क्रोमियम में होता है ना, इतना इतना अक्षर तो होता है क्रोमियम में। क्रोमियम और निकिल, 80% निकिल होता है, 20% क्रोमियम होता है, इसको मिला के नाइक्रोम बना देते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट वगैरह में यूज करते हैं बनाने में। हीटिंग एलिमेंट वगैरह बनाने में यूज करते हैं किसका? नाइक्रोम का। तो क्या उत्तर होगा? बी। बोलो, अभी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है अभी। इस सवाल में कोई डाउट है? नाइक्रोम का इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट को बनाने में किया जाता है, और नाइक्रोम जो है निकिल और क्रोमियम को मिला के बनता है। निकिल ज्यादा मात्रा में होती है, क्रोमियम कम मात्रा में होता है। निकिल लगभग 80% और क्रोमियम लगभग 20%। यह है कहानी। इसमें कोई डाउट है तो बताइए एवरीवन। नहीं है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आसान है आपके लिए, ये भी आसान है। चलो ये सवाल है, टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ। टैंक सर्किट क्या होता है? टैंक सर्किट एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर इन सीरीज, यानी श्रेणी में एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगाएं, या एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर इन पैरेलल, या ए प्योर इंडक्टर एंड ए प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, या ए प्योर इंडक्टर एंड ए प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या होता है? टैंक सर्किट किसको बोला जाता है? एल और सी को सीरीज में जोड़ देते हैं तो बोलते हैं, या एल और सी को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो बोलते हैं। क्या होता है टैंक सर्किट? जवाब दीजिए। देखो, अगर कहीं पे एक प्योर इंडक्टर और एक प्योर कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ दिए जाएं, ये एल है और ये सी है, इसको आप बोल सकते हो टैंक सर्किट। क्या बोल सकते हो आप? टैंक सर्किट। यानी प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर अगर पैरेलल मतलब समांतर में जुड़े हों तो उसे टैंक सर्किट कहते हैं। प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर अगर पैरेलल में जुड़े हों तो उसे टैंक सर्किट कहते हैं। याद रखना आप, एल और सी पैरेलल में, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर। प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर का मतलब इंडक्टर के पास कोई रेजिस्टर वगैरह का पार्ट नहीं है, या कैपेसिटर प्योर है इसका मतलब उसके पास भी रेजिस्टेंस वगैरह का कोई हिस्सा नहीं है। तो अगर शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र को समांतर में जोड़ दें, शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र को समांतर पैरेलल में जोड़ दें, तो जो कॉम्बिनेशन मिलता है इसको बोलते हैं टैंक सर्किट। बोलो, कोई दिक्कत? तो क्या बोलोगे? A pure inductance and a pure capacitance connected in parallel, डी ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर? डी, पैरेलल, डी। बोले, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो? ठीक है, चलिए अगला सवाल है।
ये सवाल है, बताइए व्हाट इज द कपलिंग फैक्टर बिटवीन द टू कॉइल्स ईच हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस अप 2 मिली हेनरी एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज बिटवीन द टू इज 25 मिली हेनरी। यानी दो कॉइल हैं आपके पास, क्या है, दो कॉइल, एक कुंडली ये है और दूसरी कुंडली ये है, ये है कॉइल 1 और ये है कॉइल 2। इस दोनों के लिए क्या दे रहा, दोनों कुंडलियों के बीच में युग्मन कारक क्या है, मतलब के पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कह दो कपलिंग फैक्टर पूछा है के। युग्मन गुणांक बोल सकते हो या युग्मन कारक बोल सकते हो आप, कपलिंग फैक्टर मतलब युग्मन कारक या युग्मन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कपलिंग फैक्टर। दो कॉइल के बीच में कपलिंग फैक्टर पूछा है, के पूछा है, ईच हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 25 मिली हेनरी। इन दोनों का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 25 मिली हेनरी है दोनों का, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी है 25 मिली हेनरी। तो दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके बीच में कितना है, प्रत्येक का 100 प्रेरकत्व, तो यानी सेल्फ इंडक्टेंस है 25 मिली हेनरी। ये मिली लेनरी नहीं, मिली हेनरी है। और दोनों के बीच में परस्पर प्रेरकत्व तो 25 मिली हेनरी है। परस्पर मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों के बीच में वो कितना है, वो भी 25 मिली हेनरी ही है इन दोनों के बीच में। यानी इन दोनों कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो अलग अलग 25 मिली हेनरी 25 मिली हेनरी। इन दोनों कॉइल के बीच में जो अन्योन्य प्रेरकत्व है या परस्पर प्रेरकत्व जो है, परस्पर प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व वो जो है वो 25 मिली हेनरी है। तो आपको ये बताना है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कपलिंग फैक्टर, जिसको युग्मन गुणांक या युग्मन कारक बोलते हो आप। आपको इस सवाल में युग्मन गुणांक या युग्मन कारक निकालना है। क्या क्या दे रखा है, दोनों कॉइल का इंडक्टेंस यानी दोनों कॉइल का अलग अलग प्रेरकत्व और दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरकत्व या परस्पर प्रेरकत्व दे रखा है। तो आपको के निकालना है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है कि क्या कोई एक कॉइल अपने पड़ोसी कॉइल में ईएमएफ पैदा कर पाएगी। ये सब आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक सर्किट वगैरह में, जो आप ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ते हो, तो क्या कोई एक कॉइल अपने पड़ोसी कॉइल में ईएमएफ पैदा कर पाएगी। वो क्षमता जो होती है वो होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो के का जो फार्मूला है वो क्या है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। के का फार्मूला होता है m/√L1 इंटू L2, जहां L1 क्या है पहली कॉइल का प्रेरकत्व, L2 क्या है दूसरी कॉइल का प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, M क्या है दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस या परस्पर प्रेरकत्व, और K है कपलिंग फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या युग्मन गुणांक या युग्मन कारक। तो यहां से K क्या हो जाएगा, M की वैल्यू रख दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 25 मिली हेनरी, ठीक, √L1 इंटू L2, L1 भी 25 L2 भी 25, तो 25 गुणे 25, तो 25 गुणे 25 अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 25 अंडर रूट में तो बाहर होगा तो 25 ही आएगा, ऊपर भी 25 नीचे भी 25, 25 से 25 कट गया, के का मान 1 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 आ गई, यही हो गया उत्तर हमारा सी। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के 1 होने का क्या मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यानी युग्मन कारक या युग्मन गुणांक 1 होने का मतलब है कॉइल 1 में जितना भी फ्लक्स आएगा वो सारा का सारा फ्लक्स कॉइल 2 से पास होगा। कॉइल 1 में जितना भी फ्लक्स आएगा वो सारा का सारा फ्लक्स कॉइल 2 से पास होगा। बोलिए यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ये हमने कुछ सवाल किए, जो सवाल आपके आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एग्जाम के लिए कराए गए। ये प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ है करियर ऐप पे, आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उस करियर ऐप पे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपको मैंने एक नंबर दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। ये